जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में न्याय की मूर्ति की जगह राजनीतिक पूर्वाग्रह की स्याही बह रही हो तो दोस्तों वहां से निकलने वाली विदाई का स्वागत ताली बजाने के बजाय थूकने लायक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई, जिन्होंने मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली थी और अब नवंबर के महीने में रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, अपने 6 महीने के कार्यकाल को भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक काला धब्बा साबित कर चुके हैं। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। ये कोई संयोग नहीं कि उनके कार्यकाल के अंत में सोशल मीडिया पर इम्पीचमेंट की मांग गूंज रही है और कुछ लोग उन्हें एंटी हिंदू और लेफ्टिस्ट जज भी करार दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों यह है कि गवई साहब ने न केवल मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की नीतियों को निशाना बनाया, बल्कि पूरे बहुसंख्यक समाज के हितों को कुचलने का एक तरीके से प्रयास किया है। क्या दोस्तों ये न्यायाधीश का कर्तव्य था या फिर एक पूर्वाग्रह पूर्ण एजेंडे का हिस्सा? गवई का कार्यकाल न तो संवैधानिकता की दुहाई देने वाला बहाना था, ना ही समानता का ढोंग। ये तो खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप था जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को धत्ता बता गया। जस्टिस सूर्यकांत जैसे योग्य उत्तराधिकारी के आगमन से उम्मीद है कि ये काला अध्याय समाप्त होगा, लेकिन दोस्तों गवई की विरासत सालों तक न्याय व्यवस्था को सताती रहेगी। जस्टिस BR गवई के कार्यकाल की शुरुआत ही विवादों से हुई थी। मई 2025 में शपथ लेते ही उन्होंने संविधान सर्वोपरि का दावा किया और पोस्ट रिटायरमेंट सरकारी पदों से इनकार का ऐलान कर दिया। सुनने में तो दोस्तों नेक लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक छलावा था। अगेन ये मेरा ओपिनियन है। जिस नजरिए से मैं CJI गवई के कार्यकाल को देख रहा हूं, जिस नजरिए से CJI गवई की कार्यशैली का एनालिसिस कर रहा हूं, उस बेसिस पर मुझे ये छलावा लगता है। उनके फैसलों की श्रृंखला ने यह साबित कर दिया कि संविधान की आड़ में वो मोदी योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कमजोर करने पर तुले हुए थे। दोस्तों याद कीजिए जून का महीना, जब उन्होंने जजों को सरकारी पदों या फिर राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दे दी थी, तो यह स्पष्ट था कि वो सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ में एक किले में बदलना चाहते थे। लेकिन विडंबना यह है कि गवई खुद राजनीतिक पूर्वाग्रहों के दलदल में धंस चुके थे। उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रिय नीतियों को चुनौती देते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि योगी के उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को भी उन्होंने गाहे बगाहे टारगेट करने की कोशिश की। क्या दोस्तों ये न्यायिक सक्रियता थी या फिर एक छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा? ऐसे एजेंडे का हिस्सा जहां पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी गई और बहुसंख्यक हितों को पैरों तले रौंद दिया गया। सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जेंस लॉ पर लाया गया। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अगुवाई जस्टिस गवई ने की, उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में करार दिया और कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करता है। लेकिन साहब, यह कानून तो जबरन धर्मांतरण, धोखे और प्रलोभन से महिलाओं और नाबालिगों की रक्षा के लिए था। फिर यह कैसे स्वतंत्रता को भंग कर रहा है? जिन लोगों को बरगला करके, बहला फुसला करके धर्मांतरण करवाया जाता था, यह बिल तो उनके अगेंस्ट में था। पिछले 3 सालों में यूपी में दर्ज सैकड़ों केसों में ज्यादातर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। उनके मामले सामने आए हैं, लेकिन गवई को उन आंकड़ों से क्या मतलब? उन्हें लव जिहाद जैसे शब्दों को पूर्वाग्रही बताकर कानून को कमजोर करने की कोशिश की। दोस्तों ये फैसला न केवल योगी सरकार की सख्त नीतियों पर प्रहार था, बल्कि पूरे हिंदू समाज के डर को नजरअंदाज करने वाला था। आलोचकों का कहना सही है, गवई ने यहां पर न्याय की बजाय एक राजनीतिक स्टैंड लिया है जो मोदी सरकार की एक राष्ट्र एक कानून की भावना के सीधे तौर पर खिलाफ था। और मेरा मानना है कि धर्मांतरण को लेकर के यह लिया गया फैसला ठीक नहीं था। क्या गवई को डर था कि यह कानून अल्पसंख्यक वोट बैंक को प्रभावित करेगा, या फिर यह उनकी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की लेनदेन थी, यानी कि उन्हें पहले से ही कुछ चीजों से परेशानी थी? गवई का मोदी
विरोध तो उनके कार्यकाल का एक अलग अध्याय था। अगस्त 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर सुनवाई की, तो गवई साहब की बेंच ने इसे जल्दबाजी में लागू करने वाला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है, लेकिन यूसीसी तो संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। मोदी सरकार ने दोस्तों इसे लागू करने के लिए सालों की मेहनत की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इसे टालते हुए एक तरीके से विपक्ष के एजेंडे को समर्थन दे दिया। दोस्तों, यह फैसला आया ही तब जब लोकसभा चुनावों के बाद में मोदी की तीसरी पारी मजबूत हो रही थी। क्या यह संयोग था या फिर गवई का एक प्रयास था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को कमजोर दिखाए? कई बार इस तरीके के फैसले निकल करके सामने आए जब यह कहा गया कि न्यायपालिका अपनी हदें लांघ रही है, कार्यपालिका के काम में ज्यादा अड़चने पैदा न करे। सोशल मीडिया पर तो लोग चिल्ला रहे थे कि गवई CJI नहीं, विपक्ष का मुखपत्र बन चुके हैं, और सही कह रहे थे। उनके कार्यकाल में CEA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। बेंच ने इसे विवादास्पद बताकर के सुनवाई को टाल दिया, जबकि लाखों शरणार्थी इंतजार कर रहे थे। यह मोदी का सबका साथ सबका विकास नीति पर सीधा प्रहार था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में गवई की दुश्मनी तो और भी ज्यादा तीखी थी। माफी चाहूंगा, दुश्मनी यहां पर वर्ड ठीक नहीं है। गवई साहब की आंखों में योगी जी खटक रहे थे, यह ठीक होगा। सितंबर 2025 में जब यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर याचिका आई, तो गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून का शासन नहीं, मनमाना है। लेकिन गवई साहब ने यह बुलडोजर तो माफिया और अपराधियों के अड्डों पर चले थे, जो योगी के शासन में शांति लाने का हथियार बने थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने यहां न केवल योगी की छवि को धूमिल किया, बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जिस बुलडोजर बाबा से माफियाओं का पैंट गीली हो जाती है, उसको असंवैधानिक करार दे रहे थे। आलोचना तो तब और हुई जब गवई ने राम मंदिर से जुड़े एक मामले में धार्मिक संवेदनशील का हवाला देकर के फैसले को टाल दिया। क्या यह हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं था? कई संगठनों ने तो इसे एंटी हिंदू बॉयज करार दे दिया था, और फेसबुक को उनकी इंपीचमेंट की मांगे हैं वो जोर पकड़ रही हैं। सितंबर के महीने में दोस्तों एक न्यूज रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के बयानों से रूलिंग पार्टी के सदस्य नाराज हैं, खास करके गवर्नर को असेंट देने के टाइमलाइन वाले फैसले पर। यह साफ था कि गवई योगी के शून्य टॉलरेंस मॉडल को तोड़ना चाहते थे, और तो और गवई का कार्यकाल विवादों का अंबार ही बन गया है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर जूते से हमला किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय को गुस्सा दिलाने वाला तक बताया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह हमला बिना किसी वजह के था? विपक्ष ने इसे समाज में घृणा का प्रतीक कहा, लेकिन सच्चाई तो गवई के फैसलों से उपजी नाराजगी ही थी। उनके परिवार ने उसे दरअसल कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा का नाम दे दिया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि विष तो गवई के फैसलों में ही घुला हुआ था। जूते वाले कांड को लेकर के CJI गवई ने उतना रिएक्ट नहीं किया, तो लोग बोलने लगे कि वो विष का प्याला पी करके रह गए हैं, लेकिन असल में तो उनके फैसलों में विष था। जजों को राजनीति से दूर रखने की उनकी सलाह खुद पर लागू क्यों नहीं हुई? उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे कि NEP यानी कि नई शिक्षा नीति, उसको सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बता करके चुनौती देते नजर आए। क्या गवई को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को एक राजनीतिक मंच बना देंगे वो? भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए गवई का कार्यकाल वाकई में एक धत्ता है, जहां एक ओर से सब वो समानता और स्वतंत्रता की दोहाई देते रहे, वहीं दूसरी ओर उनके फैसले ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गवई ने जजों और हाई कोर्ट्स के बीच में समानता पर जोर दिया, लेकिन वास्तव में दोस्तों ये कोर्ट को सरकार के खिलाफ में एकजुट करने का प्रयास था। उनके कार्यकाल में लंबित मामलों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले टालते रहे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतने केसेस पेंडिंग होते चले गए और जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उन पर तत्काल रूप से सुनवाई करके फैसले क्यों नहीं लिए गए? उन्हें टाला क्यों किया?
आलोचना यह भी है कि गवई ने दलित बौद्ध पृष्ठभूमि का फायदा उठा करके सामाजिक न्याय का ढोंग किया, लेकिन हिंदू बहुसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया। इंडिया टुडे की दोस्तों एक रिपोर्ट ने तो सीधे तौर पर यह कहा था कि लोग इंपीचमेंट की मांग कर रहे हैं क्योंकि गवई के बयान न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, जब जस्टिस सूर्यकांत 23 नवंबर से कमान संभालने वाले हैं तो लोगों की उनसे उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मूल भावना न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिकता की ओर फिर से लौटेगा, क्योंकि इन तमाम अगर हम बिंदुओं को देखें तो सीजेआई गवई के कार्यकाल में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे कहीं ना कहीं अछूता सा रह गया। गवई की विदाई कोई उत्सव नहीं बल्कि एक सबक है। न्यायाधीश का पद राजनीतिक खेल का अखाड़ा नहीं होता। गवई साहब, आपकी विरासत याद रखी जाएगी, न्याय के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो पूर्वाग्रहों के चक्रव्यूह में फंस गया था। चाहे कोई भी वजह, कोई भी रीजन रहे हो, लेकिन आपने शायद उस निष्पक्षता से सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठ करके, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठ करके उसका पालन नहीं किया जो करना चाहिए था। बहरहाल, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।